आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज है 22 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल हमारा अर्थ डे के बारे में। ये अर्थ डे क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या है, इसका एम क्या है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि ये आज जैसे कि हम जानते हैं 22 अप्रैल है, तो अर्थ डे को 22 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। इस बार इसकी 52वीं एनिवर्सरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसे 52 बार सेलिब्रेट किया जा चुका है। इसकी थीम इस बार रखी गई थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और अर्थ डे को सेलिब्रेट करने का एम क्या है? एम वही है कि एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना होता है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट डे पर डे डिग्रेड होता जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? 1970 में ऑब्जर्व किया गया था। और हुआ क्या था, यूएस में सेंटा बारबरा जगह है, वहाँ पे ये ऑयल का बहुत ज़्यादा स्पिलेज हो गया था। स्पिलेज मतलब ऑयल बिखर गया था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था एनवायरनमेंट को और अदर प्रॉपर्टीज़ को। तो इसके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, जिस वजह से ये अर्थ आर, जो कि क्या नाम 1992 में रियो डिक्लेरेशन हुआ था, जिसे हम अर्थ समिट बोलते हैं, उसमें ये हमने डिसाइड किया था कि अर्थ को कंजर्व करना, अर्थ की एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, ये किसी एक देश की, एक कंट्री की, एक आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी देश मिलके कुछ करेंगे अर्थ को कंजर्व करने के लिए, तभी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये 2009 में यूएन ने इसे डिजिग्नेट कर दिया था कि हम 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। बाद में इसे एज ए अर्थ डे हम इसे अर्थ डे के नाम से नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। चलिए जान लेते हैं और दूसरे इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड वाटर डे, जिसे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जिसे 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सभी का एक ही एम है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, वाटर को कंजर्व करना। ओवरऑल हमें यूनिवर्स को कंजर्व करना है। ठीक है। इसमें अर्थ आवर के बारे में अगर थोड़ा सा और जाने, तो ये एक इनिशिएटिव है। किसका, कौन इसे इनिशिएट करता है? ये WWF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसे कब स्टार्ट किया गया था? 2007 में स्टार्ट किया गया था। और ये कब हेल्ड किया जाता है? ये हर साल मार्च महीने में सैटरडे, जो लास्ट सैटरडे होता है मार्च मंथ का, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका एम क्या रहता है? अवेयरनेस फैलाना क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट P75। ये P75 प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, 1999 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि हमें अपनी सबमरीन्स को बनाना चाहिए। मगर बनाए कैसे? क्योंकि उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई डिज़ाइन नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन, उसका नक्शा तैयार कराते हैं। पर आपके पास नक्शा नहीं होगा तो घर को कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने यही प्रॉब्लम आई कि हम डिज़ाइन ले किससे। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस फ्रेंच गवर्नमेंट ये MOU साइन करती है कि वो टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन तो फ्रेंच गवर्नमेंट देगी और उसका कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये मझेगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इसका कंस्ट्रक्शन आप करोगे, डिज़ाइन हम फ्रेंच गवर्नमेंट से ले लेंगे। ठीक है। तो उसके तहत दो प्रोजेक्ट डिसाइड हुए थे। गवर्नमेंट ने दो प्रोजेक्ट को चलाया था। एक का नाम था P75, दूसरे का नाम था P75I। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं P75 की। P75 में ये कॉन्टेक्ट हुआ था कि हम 6 सबमरीन बनाएंगे। हम 6 सबमरीन की टेक्नोलॉजी या उसका डिज़ाइन जो है फ्रांस से लेंगे। ठीक है। उसमें जो कौन कौन सी सबमरीन आती है P75 प्रोजेक्ट के अंदर, एक तो INS कलवेरी, INS खंडेरी, INS करांज, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर, जो कि INS वागसीर अभी न्यूज़ में है। ठीक है। तो ये हमने P75 प्रोजेक्ट के बारे में जाना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक ड्राफ्ट लॉन्च किया है। ड्राफ्ट में क्या है कि उसका नाम क्या है, ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर ईवीज। ईवी का यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सॉरी। अभी क्या हुआ है, इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की और स्वैपिंग पॉलिसी की चर्चा हमारे जब बजट पेश किया गया था उसमें भी इसमें स्पीच में बोला गया था। जो 2022 और 2023 का बजट स्पीच दी गई थी, उसमें भी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में बोला गया था। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी लगी होती है। पर जब अब बैटरी चार्ज कर ली, एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद बैटरी चला रहे हैं और बैटरी एक टाइम बाद कंज्यूम हो जाएगी, सारी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब जब तक बैटरी चार्ज होगी, इस टाइम तक जो बैटरी ओन मतलब व्हीकल ओनर है, ई रिक्शा ओनर है, वो तब तक क्या करेगा, एक तरह से तो उसके लिए बहुत ही डाउन टाइम हो जाएगा। अब उस टाइम में वो इस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, ताकि उनकी इनकम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इस पॉलिसी को लाया गया है कि इस डाउन टाइम को कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो उसे कैसे रिड्यूस किया गया है, इस जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो मैकेनिज्म है, वो कैसी मैकेनिज्म है कि जो डिस्चार्ज बैटरी को रिप्लेस कर सके चार्ज बैटरी से। कि आपके पास देखिए, जो डिस्चार्ज बैटरी लगी रहेगी, ओ सॉरी, चार्ज बैटरी लगी रहेगी। अब आप उसको यूज कर रहे हैं और आप पूरे दिन में आपने यूज की, मान लीजिए आधे दिन बाद आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब आप वहाँ पे जाएंगे, या तो कहीं पे स्टेशन पे चार्ज बैटरी मिलेगी, या आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटरी लगेगी, तो डिटैचेबल होगी। इस चार्ज डिस्चार्ज बैटरी को हटा के चार्ज बैटरी को लगाया जा सकता है और अपना काम फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें जो एक बीच का जो टाइम आप जो चार्जिंग के लिए लगाते हैं अपने व्हीकल को, वो टाइम जो है बच जाएगा। इस टाइम में आदमी अपनी अर्निंग कर सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई है फॉर ई व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है कि इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम फॉर ईवीज। तो ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देगा। एफिशिएंसी जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप कम कॉस्ट पे कम हार्ड वर्क करके ज़्यादा एफिशिएंटली आपको आउटपुट आ सके, ये आप ज़्यादा अर्निंग कर सके, पोल्यूशन कम हो और आपकी कॉस्ट भी कम आए और आपका जो मेंटेनेंस भी कम आए। तो वो कैसे हो सकता है कि ई व्हीकल्स रहेंगे, देखिए ई व्हीकल रहेंगे, डीजल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, तो आपका क्या होगा कि इससे पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, साउंड कम होगी। तो इससे क्या एक एफिशिएंसी ही बढ़ती है, पूरे इकोसिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसलिए ये कहाँ अप्लाई की जा रही है, देखिए जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है और जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, उनमें सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उन सिटीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये देखिए अब क्या है कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि टू व्हीलर थ्री व्हीलर में ज़्यादा कम कैपेसिटी की, मतलब कम कैपेसिटी की बैटरी लगाने से वो उसको कम मतलब चलाया जा सकता है। मगर जो बड़े व्हीकल होते हैं उनमें हाई पावर की बैटरी चाहिए, और हायर पावर की बैटरी यानी कि हाई एफिशिएंसी वाली बैटरी चाहिए, तो उसके लिए जगह, स्पेस और आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लगते हैं। तो सबसे पहले जो फोकस किया जा रहा है टू थ्री व्हीलर पे किया जा रहा है, जिसमें छोटे साइज की बैटरी लगा के आपका आउटपुट ज़्यादा लिया जा सके। अब थोड़ा सा हम इसके की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी के की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये किस एजेंसी के द्वारा चलाई जा रही है, इसके कौन सी नोडल एजेंसी जिस पे फोकस कौन सी एजेंसी से रेगुलेट करेगी और कौन सी एजेंसी से इम्प्लीमेंट करेगी। बीई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसकी नोडल एजेंसी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे कि मिनिमम टेक्निकल स्टैंडर्ड, देखिए टेक्निकल स्टैंडर्ड मिनिमम हो रहेंगे। फिनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। कॉस्ट लोअर टैक्सेस रखे जाएंगे कि भाई आपका जैसे कि टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है व्हीकल्स के ऊपर, उनको कम से कम रखा जाएगा, ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले और वो आगे आए इन चीज़ों पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खरीदे और ये हमारा एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सके। और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसे भी असाइन किया जाएगा, ठीक है, ताकि इस चीज़
चीज़ को रेगुलेट किया जा सके कि भाई ऐसे ना हो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और कहीं एक्सीडेंट कर दिया, और क्योंकि उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसको कैसे आप रेगुलेट कर, जिस चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं है उसको रेगुलेट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हर चीज़ को एक असाइन किया जाएगा ताकि उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी उन पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके बेनिफिट क्या रहेंगे? बेनिफिट हमने डिस्कस भी कर लिया, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट कोर सेक्टर, ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। अब देखिए शुरू में तो अभी हम ये टू व्हीलर थ्री व्हीलर पे लगाएंगे, फिर उसके बाद अगर ये सब कुछ अच्छा रहता है और आगे बढ़ती है ये पॉलिसी, तो हम इसे फोर व्हीलर पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारा जो पोल्यूशन है, जो कार्बन पोल्यूशन होता है, CO2 एमिशन होता है, उसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यानी कि कार्बन एमिशन का जो कार्बन एमिशन होता है व्हीकल से, डीजल और पेट्रोल व्हीकल से कार्बन एमिशन होता है, उसको हम ई व्हीकल से बहुत ही मिनिमम लेवल पे लेके आ सकते हैं। और ओबियसली कि जब आप ई व्हीकल्स मार्केट में दौड़ेंगे तो उनकी मार्केट बूम करेगी, तो इंडिया की ओवरऑल GDP में इसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में। ये क्या है ICCC? ये क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है कि जो हमारी 100 स्मार्ट सिटीज़ है, उन सभी में एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो अभी हमारी स्मार्ट सिटीज़ आती है, जो डेवलप की गई है, उनके अंदर हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। अब ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम क्या होगा, कैसे ये एक्ट करेगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये एज ए नर्व सेंटर काम करेगा। नर्व सेंटर का क्या काम होता है कि वो मेन, आप उसका काम यही होता है कि सारे ऑपरेशंस को वहाँ से ही कंट्रोल किया जाएगा। जितने भी मैनेजमेंट का काम होगा, जैसे कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर किसी सिटी में कोई डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि फ्लडिंग आ जाती है, या आपका पावर फेलियर हो जाता है, या आपका कोई भी ये हीट हीट आइलैंड, आजकल की जो सिटीज़ है हीट आइलैंड बन चुके हैं, तो इस चीज़ से निपटने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इवन पोल्यूशन और आपका जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इस बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये एक तरह का नर्व, एज ए नर्व सेंटर काम करेगा। ये इसका काम होगा कि आपको स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है सिटीज़ की, उनको ये स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इनको इम्प्लीमेंट करके इस टाइप के डिजास्टर थे, इस टाइप की जो बड़ी प्रॉब्लम है, आज की कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, और इसको लिंक किया जाएगा CCTNS से। CCTNS हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं जी। ये क्या है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है। ये क्राइम को और क्रिमिनल्स को ट्रैक करता है। ये एक तरह का सिस्टम है जो कि हमारा जो आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इससे लिंक रहता है, तो उसमें भी ये अपना बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन देगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में। ठीक है, जैसे अभी हम ICC के बारे में डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन क्या है? देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट इसे वो करेगी, स्पॉन्सर करेगी। स्मार्ट सिटीज़ मिशन को चलाया गया था 2015 में। ये 100 सिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और उसकी क्या क्या फोकस एरियाज है, किस किस चीज़ पे स्मार्ट सिटी मिशन में फोकस किया जाएगा? देखिए कि वॉकवेज, जो हमारी वॉकवेज होती है, जैसे कि हमारी वॉकवेज है, अब क्या है, अगर वॉकवेज बनेगी तो इससे क्या है कि रोड पे कंजेशन कम हो जाता है। अगर आपकी वॉकवेज, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो सही है, एक्सीडेंट होने से बचाया जा सकता है। अगर आप साइकिल ट्रैकिंग बना देते हो, ट्रैक्स बना देते हो, तो उससे क्या होगा कि आदमी अपनी गाड़ियों को रोड पे कम लेके निकलेगा, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा, कंजेशन कम होगा। कंजेशन कम होगा तो ओवरऑल रोड्स पे लोड कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। अगर रोड पे गाड़ियाँ कम दौड़ेगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो ओवरऑल ये कहाँ फ़ायदा पहुँचा रहा है? इंडिया की डेवलपमेंट में फ़ायदा पहुँचा रहा है ना। तो इसलिए इन एरियाज़ पे, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, और आपका ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम। और देखो, सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वेस्ट मैनेजमेंट की। अगर वेस्ट जो आपका जनरेट हो रहा है, हर घर से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको आप सही से मैनेज नहीं करेंगे तो सिटी क्या बन जाएगी? एक
पाइल ऑफ गार्बेज बन जाएगी। गार्बेज पाइल ऑफ गार्बेज बन जाएगी तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा, क्या इसका बैड इफेक्ट होगा? देखिए, एक तो सबसे पहला बैड इफेक्ट तो ये होता है, ये सबसे ज़्यादा जो अगर आपका जहाँ वेस्ट पैदा होता है या वो वेस्ट का सही से मैनेजमेंट नहीं होता है तो वहाँ पे बीमारियाँ सबसे ज़्यादा पैदा होगी। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हो और हेल्थ सिस्टम पे अगर ध्यान नहीं दोगे, क्यों, अगर आपका हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, वो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसे मैनेज सही से नहीं कर पा रहे, तो आपका हेल्थ सिस्टम डिग्रेड हो जाएगा पूरा। ज़्यादा लोग बीमार हो गए, लोड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? वो शिफ्ट हो जाएगा आपका हॉस्पिटल्स पे। और हॉस्पिटल पे ज़्यादा लोड शिफ्ट होने का मतलब है कि आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा युवा है, जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल हमें हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो ये कुछ फोकस एरिया आते हैं जिन पे स्मार्ट सिटी मिशन में वो फोकस किया जाता है। अब ये कुछ कुछ इंडेक्सिस को भी वो करता है, मतलब लॉन्च करता है। कौन कौन से इंडेक्सिस को लॉन्च करता है? जैसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, कि किस सिटी में रहना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब सिटी में रहना आसान का मतलब कि वहाँ के नॉर्म्स कितने अच्छे हैं, वहाँ का मतलब डेवलपमेंट किस तरह का है, वहाँ का मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह का है, वहाँ का मतलब पोल्यूशन की क्या कंडीशन है, वहाँ ग्रीनरी कैसी है, वहाँ का यानी कि आपका वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का सिटीज़ का डिज़ाइन कैसा है, वहाँ का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कि किस तरह से वो अपनी स्कीम्स को, गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है, जैसे आम आदमी का फिनेंशियल इंक्लूजन कैसा है, तो किस तरह से। और वहाँ पे मतलब किसी सिटी में कोई सिटी ज़्यादा महंगी है, कोई सिटी कम महंगी है, तो ये सारी चीज़ें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आती है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखिए अभी किसी सिटी की परफॉर्मेंस, ओ सॉरी, किसी सिटी का डेवलपमेंट वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर डिपेंड करता है। अगर उस सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो, कुछ कुछ में नहीं होती है, तो इसलिए अगर वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रही है तो ओवरऑल ये इंडेक्स लो ही आएगा। अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो ओवरऑल हमारे स्मार्ट सिटी मिशन को चलाने का क्या फ़ायदा होगा? तो स्मार्ट सिटी मिशन की बेसिक इकाई जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो क्योंकि अगर वो काम करेगी तो हमारी सिटी बहुत अच्छी बनेगी, डेवलप होगी, और ओवरऑल सिटी का डेवलपमेंट होगा तो एक स्टेट का डेवलपमेंट होगा, स्टेट का डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट होगा। और जीडीपी की हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ओवरऑल क्लाइमेट में हमें जो क्लाइमेट हम कंजर्व करने की बात करते हैं, क्लाइमेट को क्लीन करने की बात करते हैं, उसमें बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि स्मार्ट सिटी कहते किसे है, वो उसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली स्मार्ट सिटी की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी ये कुछ 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए जिसके बेसिस पर हम इस सिटीज़ को स्मार्ट कह सकते हैं। जैसे कि कम्युनिटी एक्ट कोर, कि कम्युनिटी को कोर कोर पे रखा जाता है, मिडिल में कम्युनिटी को रखा, कि कम्युनिटी को पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मोर फ्रॉम लेस, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब जैसे कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, कि अगर आपकी एक सिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जाहिर सी बात है जो उसकी पड़ोसी सिटी होगी, इवन पड़ोसी सिटी कहना भी गलत होगा, कि जो इंडिया में दूसरी सिटीज है, तो उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि यार वो सिटी का अच्छा नाम हुआ है, उस सिटी को अच्छी रैंकिंग मिली है, कि हमें भी कुछ एक अच्छा करना चाहिए, सिटी में जो इंडिकेटर्स है उनको अच्छी लेवल पर लेके आना चाहिए। तो इस तरह से मतलब कॉम्पिटिशन की स्पिरिट आती है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि जो आपकी एमएनसीज है और आपकी ग्रास रूट लेवल पे जो आपकी पंचायत है, वो ग्राम लेवल पे, गांव के लेवल पे अच्छा काम करेगी, कोऑपरेट करेगी आपकी ये कोऑपरेशन से, जो म्यूनसिपल कोऑपरेशन से। तो ये दोनों अगर कोलेबरेट मिलके काम करेंगे और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेट करेगा एक दूसरे से, तो ओबियसली सिटी को बहुत अच्छा बनाया जा सकता। कन्वर्जेंस होना चाहिए, जो स्कीम चलाई जाती है, जैसे कि स्कीम चला दी, वो किसी एक स्टेट ने अलग स्कीम चलाई, दूसरी स्टेट ने अलग स्कीम चलाई, तो स्कीम्स में कन्वर्जेंस होना ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं कि भाई वो अपनी अलग स्कीम चला रहा है, ये अपनी अलग स्कीम चला रहा है, सेंटर अपनी अलग स्कीम चला रही है, स्टेट अपना अलग स्कीम चला रहा है, जबकि दोनों स्कीम का पर्पज़ एक ही है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा
फिनेंस वीक होता है, हमारा कन्वर्जेंस कम रहता है, और हमारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो एक स्पिरिट होती है वो कहीं ना कहीं उसके थ्रेड्स को वीकनेस मिलती है। ठीक है, इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें इस स्मार्ट सिटी के अंदर आती है। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट आर्टिकल है फिनक्लुएशन। अब ये फिनक्लुएशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी जानेंगे कि फिनक्लुएशन कहते किसे है। चलिए डिस्कस करते हैं। फिनक्लुएशन क्या है। देखिए, आईपीपीबी, आईपीपीबी मतलब कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप, फिनटेक स्टार्टअप मतलब कि जो आपकी फिनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फिनेंस टेक्निकल स्टार्टअप्स है, उनके साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म का क्या मकसद है कि ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस को प्रमोट करता है। इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रमोट करने से क्या होगा कि जो हमारी स्टार्टअप है वो ऐसे फिनेंशियल प्रोडक्ट बनाएगी, ऐसे फिनेंशियल प्रोडक्ट बनाएगी जिससे कि हमारा फिनेंशियल इंक्लूजन को एक बढ़ावा मिले। फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा, फिनेंशियल इंक्लूजन कि हर वो आम आदमी, हर वो आम नागरिक जिसको, जैसे कि कोई गांव में दूर दराज के गांव में एक आम आदमी रहता है। अब हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, पर फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि जो गांव में रहता है उसको बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, क्योंकि गांव में तो बैंक नहीं होते, शहर में होते हैं, और गांव शहर से थोड़ा दूर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, आदमी गांव में नहीं जाता है, तो जो आय अपनी कमाता है उसको अपने पास ही रखता है। अगर वो बैंक में जाएगा, बैंक में अपना खाता खुलवाएगा, तो उस अपनी जो इनकम है कुछ पार्ट अपना वहाँ पे सेव करेगा बैंक में। तो इस तरह से क्या हो गया कि वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका लाभ उठा सकता है। इस तरह से ये एक तरह का सिस्टम हो गया कि उसे फिनेंशियली इंक्लूड कर लिया गया। पूरा जो एक इकोसिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने फिनेंशियल इंक्लूजन का, फिनेंशियल इंक्लूजन के गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम चलाती है, जैसे कि मुद्रा योजना है, और स्टैंड अप इंडिया है, जीवन ज्योति बीमा है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, जन धन योजना है। ये सारी स्कीम क्या है, ये सारी स्कीम है फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए। अब जन मुद्रा योजना है, ठीक है, चलो हम सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात करते हैं कि आदमी को उसकी उसे फिनेंशियली इंक्लूड करने के लिए इस तरह की स्कीम चलाई जाती है, जैसे कि वो अपनी इनकम का कुछ परसेंट इन स्कीम्स में डाले, तो कुछ टाइम बाद उसे इतना सम अमाउंट दे दिया जाएगा। मान लीजिए 20 साल बाद एक बंदे को बोला गया कि आप 200-200 रुपये डालते रहो, और 20 साल बाद हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, वो एक तरह सिक्योर्ड हो गया कि उसे 20 साल बाद 200-200 रुपये पर मंथ जमा करने से उसे 5 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, वो हो सकता है मैं कुछ गलत फिगर बोल रहा हूँ, मगर एक चीज़ है, एक मैं बात बता रहा हूँ कि उसे फिनेंशियली इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस फिनक्लुएशन का मतलब ही है कि फिनेंशियल इंक्लूजन, कि लोगों का फिनेंशियल इंक्लूजन करना, कि जो वुल्नरेबल ग्रुप्स है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको फिनेंशियली इकोसिस्टम में इंक्लूड कर लेना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए कि फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस टू एंश्योर एक्सेस टू फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू वनरेबल ग्रुप्स। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल है वो इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है, सिर्फ ये अभी न्यूज में था इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन का मतलब कि देखिए मालदीव में क्या हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रही है, जो आपकी ओपोजिशन पार्टीज है वो कोशिश कर रही है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को अराउज किया जा सके, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को थोड़ा सा हवा दी जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि इंडिया आउट कैंपेन मतलब जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट मालदीव में है उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सके, ताकि गवर्नमेंट थोड़ा झुक जाए, इंडिया से कोई भी इस तरह का कांटेक्ट ना करे, इंडिया से रिश्ते थोड़े से कमज़ोर हो जाए। और ओवरऑल देखिए हम पहले से भी जानते हैं कि थोड़ा सा मालदीव का जो झुकाव चाइना की तरफ है, और जैसे ये गवर्नमेंट है इसका तो थोड़ा झुकाव फिर भी इंडिया की तरफ है, पर जो पहली गवर्नमेंट थी थोड़ा चाइना की तरफ ज़्यादा रहता है। तो वो वहाँ पे जो ओपोजिशन पार्टी थोड़ी ज़्यादा हावी रहती है, तो वो सिर्फ ये वो सेंटिमेंट्स को अराउज
अराउज कर रही है, जिससे कि इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा एंटी सेंटिमेंट इंडिया जो एलिमेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इतना खास नहीं है। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल क्या है कि नासा इसरो निसार मिशन। अब देखिए, नासा ने इसरो के साथ एक मिशन लॉन्च किया है जिसे हम निसार मिशन बोलते हैं। निसार की फुल फॉर्म क्या है? NISAR। एन मतलब नासा, आई मतलब इसरो, और SAR का मतलब क्या है? सिंथेटिक एपर्चर रडार। सिंथेटिक एपर्चर, एपर्चर एक छेद होता है, शायद ये अब ये मान लीजिए, ज़्यादा तो आइडिया है नहीं, पर अब ये कह सकते हैं कि कैमरा एक ऐसा ये सैटेलाइट है जिसके अंदर कैमरा लगा, एक एपर्चर एक छेद है जिसके थ्रू ऊपर ये जब सैटेलाइट छोड़ी जाएगी, ये मिशन छोड़ा जाएगा, ऊपर लॉन्च किया जाएगा 2000 जो कि 2023 में लॉन्च होगा। ये स्टडी करेगा साइंटिफिकली अर्थ के सरफेस की। ये अर्थ पे जो जैसे हजार्ड होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, फ्लड है, ये ग्लेशियर मेल्टिंग है, ठीक है, इस तरह की जो साइक्लोन है, इस तरह के जो ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करेगा, ताकि पहले से ही हम इस चीज़ के बारे में जान सके और उसको मिटिगेट करने के लिए स्टेप्स उठा सके। ऐसे तो पहले भी कई सारे मिशन लॉन्च किए गए, पर इंडिया ओ नासा ने इसरो के साथ ये जो मिशन लॉन्च करने वाली है 2023 में, ये अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है। अच्छा, थोड़ा सा और इस मिशन के बारे में अगर जाने तो ये स्कैन पूरे ग्लोब को, पूरी अर्थ को हर 12 दिन में स्कैन करेगा, और 3 साल का ये मिशन होगा। ठीक है, तो ये पूरे सरफेस को क्या है, जो अर्थ के सरफेस में चेंजेस होते हैं उसको ये वो वो करेगा, स्कैन करेगा और चेंजेस को नोट करेगा। अगले आर्टिकल है हमारा स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज, यानी कि एसपैक। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसे हम दूसरे वे में बोल सकते हैं, ये ब्लैंक चेक कंपनी, यानी कि एक सेल टाइप कंपनी बना दी जाती है, उसको ही हम स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज बनाए जाते हैं। जैसे कि नाम से हम जानते हैं कि स्पेशल पर्पज, ये किसी एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है, कि इसका ऐसा काम नहीं होगा कि भाई ये भी करेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा। जैसे कि इसमें एक्विजिशन आया, यानी कि एक्विजिशन किसी चीज़ की खरीद फरोख्त। ये एक कंपनी बनाई जा रही है, किसी स्पेशल काम के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जा रही है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही ये काम करेगी। तो इसका काम क्या होगा, ये आईपीओ के थ्रू मनी को रेज करेगा। जैसे कि कंपनियां होती है, जो भी स्टार्टअप कंपनी जो होती है, वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च करने का मतलब एक तरह से एक शेयर होता है कि आप हमारा शेयर खरीद लीजिए, अभी हमारी कंपनी स्टार्टअप है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करी है, आप हमारा शेयर खरीद लीजिए। अगर फ्यूचर अभी आपका अगर हमारा शेयर 1 रुपये का और फ्यूचर में हमारी कंपनी ग्रो करती है, एक तरह से आप पार्टनर बन जाओगे। अगर फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी और शेयर आपका, एक शेयर आप मान लीजिए 100 रुपये का हो जाता है आज से 5 साल बाद हमारी कंपनी का, तो आपका 1 रुपये का 100 रुपये आपको मिलेंगे। तो सोच के मानिए, अगर आप 1000 शेयर खरीदते हैं तो आपका तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो इसी तरह से आईपीओ, उस अब आईपीओ को लॉन्च करने से क्या फ़ायदा हो जाता है कंपनी को ये फ़ायदा हो जाता है कंपनी को ये फ़ायदा हो जाता है कि उसे पैसा मिल जाता है कंपनी को ग्रो करने के लिए, और क्या नाम, वो कंपनी उस पैसे का यूज करके अपना डेवलपमेंट में यूज कर सकती है, लगा सकती है। ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब देखिए, कहने को तो ये एक फीवर ही है, पर सबसे बड़ी दुख की बात ये है, इस फीवर का कोई ही इलाज नहीं है अभी तक। अगर आपको ये फीवर हो गया, सॉरी, ये ज़्यादातर आदमियों में नहीं देखा जा रहा है, ये अगर हो जाता है ये, तो इसमें 100% डेथ ही होती है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अभी क्या है कि ये त्रिपुरा में केस ऑब्जर्व किए गए हैं इसके। अब ये पिग्स में देखा गया है, स्वाइन मतलब पिग्स में देखा गया। इसको रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि पिग्स की मास कलिंग कर दो, यानी कि पिग्स को, जहाँ पर पिग्स फार्म है, सुअर फार्म है, वहाँ पे उनको इकट्ठा, एक जगह इकट्ठे रहते हैं, उनकी एक साथ मास कलिंग कर दी जाती है, मतलब उन्हें मार
दिया जाता है, जिससे कि वो वायरस उन्हीं के साथ मर जाता है। मतलब उन्हें दफ क्रीमेशन करके मतलब दफना दिया जाता है। ये आगे क्या किया जाता है मतलब वहाँ पे, जिससे कि वो आगे स्प्रेड ना हो सके। अब इसकी और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये हाईली कॉन्टाजियस है, यानी कि छूने से फैलता है और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा है, इसको देखा जाता है। ठीक है, अब जैसे टिक्स होती है, जो लीक जिन्हें हम बोल देते हैं, या एक मक्खी टाइप, एक कीड़ा टाइप होता है, उनसे ये पिग्स में आ गया, पिग से दूसरे पिग्स में, पिग से आदमियों में फैलने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये पहली बार डिटेक्ट किया गया था 1920s में अफ्रीका में। ठीक है, अब इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, देखिए स्किन पे रेडनेस होती है, जिस रेड स्पॉट पड़ जाते हैं जगह जगह, तो वो इसका एक सिम्टम है। बहुत ज़्यादा फीवर आता है, वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है, तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। तो भगवान ना करे किसी को ये फीवर हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यूरोपा। अब ये यूरोपा क्या है, देखिए अभी क्या हुआ है, रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि जो पानी की कुछ पॉकेट्स जो फॉर्मेशंस है, अभी हम मैं फॉर्मेशंस को बताऊंगा कि फॉर्मेशंस क्या होती है। फॉर्मेशंस को आप थोड़ी देर के लिए मान ली डबल रिज, रिज जैसे पहाड़ी आपने देखी होगी, जैसे माउंटेन है, माउंटेन की रेंज होती है, जो चोटी होती है, चोटी, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के बगल में मिल मिल के, ऐसे बड़ा छोटा पहाड़ मिल मिल के जो उनकी चोटियों को मिला दी जाए तो एक तरह की रिज बन जाती है, तो डबल रिज। तो ऐसी जब आइस, अब वो पहाड़ों के ऊपर क्या जमती है, बर्फ जमती है, बर्फ की जो एक देखते नहीं कि कई बार आप देखते हो कि किसी चीज़ पर अगर बर्फ जमी हुई है और वहाँ पे किनारी टाइप निकल जाती है, किनोर टाइप निकल जाती है, एक बहुत ही पतली, या ये कहते हैं कोने जो निकल जाते हैं बहुत मतलब लंबी टाइप की, तो वो क्या, अब बर्फ तो बहुत हार्ड हो जाती है, तो बहुत कठोर, जिसे हम बोलते हैं बहुत कठोर रहती है, तो वो उसको हम रिज बोल रहे हैं वो। और दूसरी लैंग्वेज में उसे हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन। कि बेनिथ मीन्स नीचे, कि जो पानी जो जमा हुआ है, अबंडेंस ऑफ वाटर, यानी कि जो पॉकेट ऐसे देखे गए हैं फॉर्मेशंस के नीचे, यानी कि जो बेनिथ फॉर्मेशन जो रिज है उनके नीचे अबंडेंस ऑफ वाटर पॉकेट्स देखे गए हैं। किस पर, जो जुपिटर्स के मून है, मून मतलब यूरोपा, ठीक है, जिसका नाम यूरोपा है, उसके नीचे वो जो डबल रीजन के नीचे पानी की अबंडेंस देखी गई, ऐसा रिसर्चर्स ने कहा है। ठीक है, अब जो इसके सरफेस की बात करें, सरफेस जैसा भी मैंने डिस्कस किया, प्योरली सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस जब जम जाती है तो सॉलिड हो जाती है, मोस्टली सॉलिड रहता है। अब ये जो है यूरोपा, ये क्या है, जो अर्थ का जो मून है, अब अर्थ का मून क्या है, मून को ही अर्थ का मून बोलते हैं, तो अर्थ का जो मून है वो इस जो यूरोपा है ये स्लाइटली थोड़ा छोटा है अर्थ के जो मून से, और इसकी डायमीटर कितनी है, अर्थ की 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर के इक्वल इसकी डायमीटर है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर, पतला एटमॉस्फेयर मतलब इन थिकनेस में, मान लीजिए जैसे अर्थ का जो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर है वो मान लीजिए कहाँ तक है, मान लीजिए 10 किलोमीटर तक है, ऐसे तो ज़्यादा है पर हम एग्जांपल के लिए मान रहे हैं कि भाई 15 किलोमीटर तक है। अब 15 किलोमीटर की थिकनेस का ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर है, उससे ऊपर जाओगे तो आपको और दूसरी गैस मिलने लगेगी। ऊपर तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, मतलब आपको आर्गन मिल रही है, क्रिप्टन मिल रही है, और बहुत सारी गैस मिलेगी, और एक टाइम बाद कुछ किलोमीटर ऊपर जाकर आपको ओजोन लेयर मिलेगी, ओजोन मिलेगी। तो अब ये बहुत ही थिन लेयर है इसका जिसमें ऑक्सीजन है। अब नासा इसको लॉन्च कब करेगा, यूरोपा क्लीपर के नाम से लॉन्च करेगा अपने प्रोजेक्ट को 2024 में। ठीक है, तो ये आज आज के हमारे आर्टिकल्स थे, आज के हमारे करंट अफेयर्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अब मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।